भारत में बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया हो और फिर उनके पहले 2 टर्म में काम किया हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रूपाला जी। ये बताइए सर कि आप जब काम कर चुके हैं दोनों मंत्रालय में, आप विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, क्या अंतर आया है और क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं? ये तो बड़ा ही सुबह सुबह आपसे भेंट करके हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ के हमारे संस्मरणों को आपने छेड़ दिए हैं। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा जो है काठियावाड़ी हमारे ढोकला है गुजरात के, उसका लुत्फ लीजिए। हमारे खाखरा है गुजरात के। ये मेरा सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी राजकीय कैरियर का पहला नींव उनके हाथों से हुआ था। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में संगठन महामंत्री के गुजरात के दायित्व में काम करना शुरू किया था 88, 89, और उसी समय मेरा डिस्ट्रिक्ट अमरेली में मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करता था। जिला भाजपा के चुनाव का कार्यक्रम हुआ तो हमारी पार्टी में ये रस्म है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रदेश से कोई पर्यवेक्षक के रूप में नेता आते हैं और वो चुनाव कराते हैं। ये इत्तेफाक है कि उस चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी जी पधारे थे और चुनाव में मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। तो ये मेरी पॉलिटिकल कैरियर का पहला पड़ाव था जिसको सर्टिफाइड करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय आए थे। ये मेरा सौभाग्य भी है और मैं मानता हूं कि ऐसे तपस्वी राजनीतिज्ञ के पहले पड़ाव में आशीर्वाद मिलने के कारण मेरा भी ये है यहाँ तक कि पॉलिटिकल कैरियर को मैं आगे बढ़ा सका हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का ताकत क्या है। ये हमारा पार्टी का डेटाबेस है। आज हमारे पास 18 करोड़ मेंबर्स का डेटा पार्टी के पास है, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का हमको गौरव प्रदान कर रहा है। उसका रियल प्रारंभ प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से किया था। अच्छा, और कौन से साल में किया था? ये 89, 90 उसी कालखंड में। और उसी समय उन्होंने पार्टी में ऑफिशियल वे में बड़े बड़े लेजर बनवाए थे जो व्यापारी लोग अपनी पेड़ियों में रखते हैं, ऐसे बड़े लेजर। उसमें पूरा मेंबर का डेटा रहता था और इसका बारीकी से रिकॉर्ड निर्वहन करने का उन्होंने कंपलसरी करवाया था एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मुख्यमंत्री से ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने ली हैं और राज्य से देश में इम्प्लीमेंट की हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं शायद अभी तक चर्चा में नहीं है, ऐसे 1-2 बिंदु आपके संज्ञान के लिए डालना चाहूँगा। बताइए। जैसे लोगों को ये लगता है कि ये अंबेडकर जी का बहुत बड़ा भवन उन्होंने ये दिल्ली में बनवाया, जो एक तरह से किताब के रूप का बिल्डिंग है और वहाँ जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी को जोड़कर अंबेडकर जी जैसी एक विभूति को श्रद्धांजलि देने का उन्होंने एज ए पीएम काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की एक ये सोच थी कि इस देश को बनाने वाले, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले जो महापुरुष थे उन सभी का यथोचित सम्मान होना चाहिए और ये भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए। ये काम मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा है। मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा। हमारे देश में आज़ादी लाने के लिए 2 प्रकार की धाराएं काम पे थी। एक थी क्रांतिकारियों की और एक थी पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं थी और दोनों का इतना ही महत्व था। उन क्रांतिकारियों के गुरु माने जाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा,
वो गुजरात के कच्छ के सपूत थे। और रुतबा इनका कैसा होगा, आज आप मीडिया के कर्मियों को तो पता होना चाहिए कि उनको ब्रिटिशरों ने करीबन 13 देशों से देश निकाल किए थे। 13 देशों से देश निकाल कि उस महापुरुष ने जिंदगी के अंतिम दौर पे जब उनको लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो विल करके अपने अस्थियों को जिनीवा की बैंक में लॉकर में अपने पैसों से जमा कराया। और उस विल में लिखा था कि आजाद भारत का कोई नागरिक आए तो उनको ये मेरे अस्थि देना। उन्होंने उनके परिवार का भी नहीं लिखा था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब नरेंद्र मोदी जिनेवा गए और अपनी कांध पे इस महापुरुष के अस्थि को लेकर गुजरात आए। तो यहीं से मोदी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे अपने राष्ट्राभिमान की यात्रा को जो शुरू किया था, वो राम मंदिर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। लेकिन विपक्ष ने आरोप हमेशा लगाए हैं, कानूनी दांवपेच रहे हैं, गोधरा जैसी बातों को कई बार दोहराया गया है और कहा गया है कि विपक्ष में रहकर या फिर आप सत्ता पक्ष में रहकर जो राजनीति पर एक समुदाय के आरोप लगते हैं कि वो एक समुदाय के खिलाफ काम करते रहे हैं, उसको सत्ता पक्ष में रह के कैसे देखते हैं? मैं आपको गोविंद गुरु का नाम बताऊंगा। क्या आपको पता है कौन है गुरु गोविंद? जैसे जलियांवाला कांड हुआ था, ऐसा ही बड़ा कांड गुजरात में हुआ था और उसका नेतृत्व गुरु गोविंद, जो हमारे आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते थे, उन्होंने लिया था। और 1200 से ज्यादा आदिवासियों के बलिदान हुए मानगढ़ में। कहीं कथा ही नहीं, कहीं नाम भी नहीं, कहीं स्टोरी भी नहीं। 1200 आदिवासियों का बलिदान अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हो गया। आपको लगता है कांग्रेस ने किताबों के जरिए, एजुकेशन के जरिए मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा गुणगान किया है, न कि हमारे खुद के हीरोज का? अभी बताओ, आपके सवाल का ही जवाब है या और कुछ है? कि किसी एक विशेष समुदाय का मोदी जी पर एलिगेशन कर रहे हैं, पढ़ाया उन्होंने, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया, उन लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया। किस लिए? वो क्या आपके लगते थे? आपको वोट की राजनीति करनी थी, इसलिए आप लोगों ने ये चलाया, एलिगेशन हम पे किए। बट कांग्रेस तो कहती है कि आपको अपनी राजनीति करनी है, इसलिए आप इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाते हैं। उन्होंने सौहार्द 70 साल तक मेंटेन किया है देश में। सौहार्द अभी है, सौहार्द 17 साल में मेंटेन नहीं हुआ था। हमारा गुजरात का सौहार्द आपको मैं बताऊं कि आषाढ़ी बीज आती थी, भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के माध्यम से नगरजनों को दर्शन देने के लिए निकलते थे। हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान तूफान का होना, छुरे चप्पू चलना, गोलियां चलना और कर्फ्यू होना। मतलब हम सौराष्ट्र के रहने वाले थे, तो हमारे इस समय के लोग सोचते थे कि अभी अहमदाबाद जाना है तो आषाढ़ी बीज से पहले होके आओ, फिर कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। ये माहौल था, इतने कौमी तूफान होते थे। आज देखो 2001 के बाद एक भी कम्युनल राइट्स नहीं। आपकी सरकार डरा के रखती है? ऐसे डरने से नहीं होता, ये सौहार्द से होता है। डरने से तो दुगुना हो जाता है। खौफ से कभी शांति नहीं होती, ये सौहार्द से होता है। वो खौफ से 15 दिन रह सकते हो, खौफ से 10 दिन रख सकते हो, खौफ से 1 महीना रख सकते हो, खौफ से सालों तक खौफ से कोई लोग नहीं रहते हैं। तो ये सौहार्द का माहौल है। अभी पूरे राज्य में जो शांति का माहौल बना है, लोग बिजनेस पे लग गए, काम पे लग गए, किसी को लड़ने झगड़ने की फुर्सत ही नहीं है। और आज दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन भारत है और भारत में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन वो गुजरात है। अच्छा, गुजरात के साथ पार्शलिटी करते हैं आप बाकी राज्यों के मुकाबले? ऐसा कांग्रेस कहती है कि जो भी बड़ी और अच्छी डील्स होंगी या होंगी वो गुजरात दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ा बायस करते हैं गुजरात के साथ, ऐसा लगता है आपको कभी? अभी आप सारी चीजों को ही बांट दो, पता लग जाएगा कि एम्स गुजरात में कितने आए। कल मेरे साथी मुरुगन जी ने बताया हमारे पार्टी के कार्यक्रम में कि कितने एम्स साउथ में दिए हैं, कितने एयरपोर्ट साउथ में दिए हैं, कितनी ट्रेन साउथ में दिए हैं, कितनी मेडिकल कॉलेजेस साउथ में दिए हैं। ये सारा वर्णन
जब हमारे मुरुगन जी तमिल में कर रहे थे तभी सारा हॉल तालियों से गूंज रहा था। तो ऐसा मोदी जी के तो मन में कभी ऐसा प्रांत भाषा ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, मोदी जी का सोच का मॉडल, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। कभी भी हमारी राजनीति में बहुत समय तक ये माहौल चला कि जो बैठा होगा वो अपना करेगा। मतलब रेल मंत्री होते थे तो वो जिस प्रांत के होते थे सारे रेल उधर ही जाता था। ये आप सब भी इनके साक्षी है और हम भी साक्षी है। आपने तो रेल बजट भी बंद कर दिया। हाँ। थोड़ा एक्साइटमेंट होता था रेल बजट में ट्रेन वेन के बारे में सुनने का। अभी तो मगर ये सुनने में ही रहा ना। अब जो वंदे भारत निकला वो अभी निकला, उस समय नहीं निकले। ऐसे कोच आपने कभी देखे नहीं थे। और आज हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का मुकाबला करने के लिए लालू जी कहते हैं वो सबसे अच्छे रेल मंत्री थे, उन्होंने प्रॉफिट में ला दिया। अच्छे ही है इसलिए अंदर है, और तो कोई वजह नहीं है। वो तो जगह ही अच्छे लोगों के लिए है, उसी के बारे में हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। मगर मैं आपको जो बताना चाहता था वो मोदी जी के सोच के बारे में। जैसे आपने कहा ना गुजरात के बारे, मोदी जी ने डेवलपमेंट का क्या मॉडल सिलेक्ट किया, किसका विकास करना है। तो उन्होंने सोचा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हम, आकांक्षी जिलों को ढूंढा। 120 से करीब आकांक्षी जिले ढूंढे गए। आकांक्षी जिले का मतलब क्या होता था, जो जिले राज्य की तुलना में पीछे हैं। तो उसके पैरामीटर्स तय हुए कि भाई इन पैरामीटरों में वो राज्य में पिछड़े हुए हैं, नेशनल की एवरेज से पीछे हैं, तो वो अपने पूरे चित्र में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे। वो पैरामीटर से तय किए थे, वैसे नहीं किए थे कि भाई भाजपा के महामंत्रियों को पूछो कौन कौन जिले लेने हैं। ऐसा वहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में यहाँ से मैसेज नहीं गया है, और ना ही हमारे संगठन महामंत्रियों ने इनकी सूची भेजी है, ना ही हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्षों ने ये सूची भेजी है। ये सूची तंत्र ने भेजी है, सभी राज्यों से मंगाई है कि भाई आपके राज्य में कौन से डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हैं। उन डिस्ट्रिक्टों को आगे बढ़ाने का काम प्रायोरिटी पे होगा। सो क्या हो गया, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो आकांक्षी जिले कभी पिछड़े जिले माने जाते थे, उनमें से कई जिले आज डेवलप्ड डिस्ट्रिक्टों की भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का उसका मॉडल था। कभी बहस या कोई तल्खी हुई आपकी प्रधानमंत्री से किसी बात पर, या ठीक है हम इसको मंजूर नहीं करते हैं या इसको बदल सकते हैं, सुनते हैं? प्रधानमंत्री जी जैसा डेमोक्रेट लीडर इंडिविजुअल तौर पर मेरे संज्ञान में और कोई नहीं है। सुनते ही नहीं है, वो उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं और हमसे बात करके हमको कन्विंस करके सुधारने की बात करते हैं। जो भी कभी आइडिया देते हैं हम, कभी कोई योजना देते हैं। पुरुषोत्तम जी, ऐसा भी कई बार होता है कि कहा जाता है कि वो जब आप राजनीति की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर जो बात होती है, डिलीवरी किस तरह से बदल गई है सरकार की? आप अपने मंत्रालय के बारे में बताइए। बेसिकली परिवर्तन ही ये है और देशवासी इनको महसूस कर रहे हैं। देखो, ये इस देश में कभी किसी किसान ने, देश के कभी भी किसान ने, देश के किसान ने, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, खुद भी किसान हूँ, खुद की एग्रीकल्चर किया हुआ हूँ, सो इनकी समस्याओं को भी जानता हूँ और इसके हल के लिए किए गए प्रयासों का भी साक्ष्य हूँ। मैंने मेरी स्पीच में भी, उसमें भी मैं बोला था कि हम जिस चीज़ों के लिए संघर्ष करते थे उसके समाधान जब सरकार से निकले तब भी उनका साक्ष्य बनने का भी हमको अवसर मिला। उदाहरण के तौर पर, कभी किसानों ने सोचा नहीं था कि भारत सरकार के अकाउंट से हमारे अकाउंट में भी पैसे आ सकते हैं। कभी सोचा नहीं था, कभी मांगा नहीं था। ये दोनों के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था और हमारी ये कभी डिमांड नहीं थी कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसे 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। ये सबसे बड़ी मोदी जी की भारत में सरकारों की कामकाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा मॉडल जो भी है, और इसको कल्याण मॉडल आप कह सकते हैं, इनको राम राज्य का मॉडल कह सकते हैं, वो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिसका हक है उसके अकाउंट में सीधे ही पैसे चले जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा। और हमारे मछुआरे, देश में 2.5-3 करोड़ मछुआरे समाज है, 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है।
20 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा इकोनॉमिक जोन है। इतना बड़ा एरिया और 50,000 करोड़ से ज़्यादा जिनका एक्सपोर्ट हो, उसके लिए ही कोई मंत्रालय नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रालय बनाया इन लोगों के लिए। और मंत्रालय बनाया इतना ही नहीं, आपने फिगर के बारे में मुझे थोड़ा कहा है कि इसमें आपका रुचि कम है। नहीं है, बिल्कुल बताइए। मगर आपको संज्ञान में लेने जैसा एक फिगर है। आज़ादी से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया, तब तक 3,680 करोड़ रुपये ये फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार का खर्चा है। 3,680 करोड़ रुपये, मतलब 4,000 करोड़ का खर्चा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विभाग के लिए मंत्रालय बनाया। मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लागू किया, जिसका वॉल्यूम 20,000 करोड़ का है। गुनगुनाते बहुत अच्छा है आप, उसके बिना जाने कैसे दूं। जी जी जी। परोड थयु ने पांगरियु मन, परोड थयु ने पांगरियु मन, वनवासळियु वागी रे, परोड थयु ने पांगरियु मन। ओ चिंतानी आळस मरडी, ત્યાં તો જબકી ને રાધા જાગી રે, પરોઢ થયું ને પાંગરિયું मन। બધાને જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण और जय श्री राम, क्या जय ये श्री कहें राम। राम भरोसे इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहा है। तो ये थे पुरुषोत्तम रूपाला जी जो बता रहे थे उनकी बातें, उनके दिल की बातें। फिलहाल कैमरा पर्सन सुनील पांडे और प्रवीण दीक्षित के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।